गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 10th ऑफ जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं 10th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। महाकवि कालिदास जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी हुई है। ठीक है। उनका एक कथन है कि मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता है। यानी कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, कितनी भी परिस्थितियां आपकी खराब हो, लेकिन जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में है, उन परिस्थितियों को, उन मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, तब तक आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। समस्याएं तब उत्पन्न हो जाएंगी, तब आपके ऊपर हावी हो जाएंगी जब आप उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देंगे, यानी जब आप अपना पेशेंस या अपना धैर्य खोने देंगे। तो आइए महाकवि कालिदास जी को याद करते हैं और अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं नेशनल फिश फार्मर डे के बारे में, जो हर साल कब मनाया जाता है? 10th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। इस बार भी 10th ऑफ जुलाई को ही मनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें स्पेशली जो फिश जो फील्ड है, या जो फिशिंग से रिलेटेड जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, और उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम है डॉक्टर KH अली कुन्ही, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है, नेशनल फिश फार्मर डे। ओके, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में जो फिश फार्मर्स हैं और जो एक्वाप्रेन्योर हैं, ठीक है, और या फिर जो बिजनेसमैन हैं, जो इस स्पेशली जो फार्मिंग सेक्टर है, एक्वा फार्मिंग सेक्टर है, उससे रिलेट करते हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जो इस तरीके की जो समुद्री खेती होती है, जो फिश फार्मिंग होती है, उसमें तो उनके योगदान को भी याद करने के लिए नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है हर साल 10th ऑफ जुलाई को भारत में। ओके। देखिए, हम बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी श्रद्धा कपूर, जो एक भारतीय एक्ट्रेस हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है जिसका नाम है एसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ में ही थीम क्या है? तो साउंड माइंड साउंड बॉडी, साउंड माइंड साउंड बॉडी की थीम के साथ ये काम करेंगी। और इसके अलावा इनको जो वुमेन्स स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट है, उसके लिए ब्रांडिंग करी गई है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रद्धा कपूर जी को। ओके, क्लियर। देखो, एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो ये एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है, बात हो गई थी इसके बारे में। और पूरे भारत में आप देखोगे तो 88 स्टोर्स इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2032 तक इसका जो व्यवसाय है, वो व्यापार है, कितना पहुंच जाएगा? तो 139.8 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं रोसनेफ्ट के बारे में। रोसनेफ्ट क्या है? तो रोसनेफ्ट रसिया का एक ऑयल कंपनी है। ठीक है। तो इसका इसका जो 11 सदस्यीय बोर्ड डायरेक्टर की एक टीम है, जिसमें शामिल किया गया है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के जो भूतपूर्व डायरेक्टर रहे हैं, जिनका नाम है GK सतीश जी, उनको। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर से समझते हैं। देखो, रसिया की एक ऑयल कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट। ठीक है। तो रोसनेफ्ट में एक 11 सदस्यीय डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का एक संगठन है, एक जो है एक मंडल है। तो इस निदेशक मंडल की टीम में भारत का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसके रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है GK सतीश जी, उनको शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि रसिया की इस कंपनी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति होंगे GK सतीश जी। क्लियर, बात समझ में आ गई? 2021 में ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के पद से रिटायर हो चुके थे, और अब क्या होंगे? ये 11 सदस्य निदेशक मंडल की जो टीम है, उसमें शामिल हुए हैं GK सतीश जी, जिसका नाम है रॉसनेफ्ट। और ये कहाँ की कंपनी है? तो रसिया की ऑयल कंपनी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करें। देखो, GK सतीश जी के बारे में बात करेंगे तो इनका एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं, और 2021 में इनका रिटायरमेंट हो चुका है। इनकी खासियत ये है कि इनको बहुत सारे पेट्रोलियम और गैस मार्केटिंग से रिलेटेड इनके पास नॉलेज है, जिसकी वजह से रॉसनेफ्ट ने इनको अपने 11 सदस्यीय डायरेक्टर मंडल की जो टीम है, उसमें शामिल किया है। इनको पेट्रोकेमिकल्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही एक्सपर्ट हैं, जिसकी वजह से इनको नियुक्त करा गया है रॉसनेफ्ट में। ओके। देखिए, यहाँ पर एक ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। इस ऐप का नाम क्या है? तो रिपोर्ट फिश डिजीज। रिपोर्ट फिश डिजीज
इस ऐप का नाम है जिसको लॉन्च किया गया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। अच्छा, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के बारे में बात करूं तो ये कौन है? तो ये हमारे देश के जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 28 जून 2023 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है, उस योजना के तहत ही रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया गया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। अच्छा, इस ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इस ऐप के माध्यम से जो फिश फार्मर हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड उनका जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं और साथ में ही जो मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो मछलियों के स्वास्थ्य के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनके बीच में उनके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। और इससे क्या होगा कि अगर कोई मछली बीमार पड़ती है, कोई फिश, किसी भी फिश की कोई भी प्रजाति अगर बीमार पड़ती है, तो फिश फार्मर्स क्या कर सकता है, वो सीधे इस ऐप के माध्यम से जो मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे कनेक्ट कर सकता है। और अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को, उस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसलिए लागू करी गई थी जिससे कि भारत में नीली क्रांति को लाया जा सके। नीली क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति जो स्पेशली सागरों, महासागरों, नदियों पर बेस्ड होती है, उससे व्यवसाय से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड बेस्ड होती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? तो आप देख सकते हैं 20,050 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत में जो समुद्री हिस्सा है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए जो समुद्री नीली क्रांति है वो यहाँ पर आसानी से हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरे ऐसे हैं या जो फिश फार्मिंग करते हैं, उनकी जो आजीविका और रोजगार का साधन ही है ये सागर, महासागर और ये नदियां। क्लियर बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पर एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसका क्या नाम है, तो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है इसने ओपन नेटवर्किंग ज्वाइन करा है। ओपन नेटवर्किंग ज्वाइन करा है, किस लिए ज्वाइन करा है? डिजिटल कॉमर्स के लिए, है ना। और इसके लिए नई दिल्ली में जो जनपद है वहां पर जवाहर व्यापार भवन में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इसके तहत इसने ओपन नेटवर्क की सहायता से अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करने की बात कही है। साथ में ही सीसीआईसी का मतलब है सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीसीआई के द्वारा ये भी बोला गया कि 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक मेगा सेल प्रचार अभियान आयोजन किया जाएगा। मेगा सेल जो अभियान है, यानी एक तरीके से ये मार्केटिंग करेंगे अपनी मेगा सेल के माध्यम से 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। कहाँ पर होगी? तो जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली का जो जनपद है वहां पर जवाहर व्यापार भवन का जो एक शोरूम है वहां पर एक कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, तो हमने बात कर ली सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत चलाई गई योजना है। अच्छा, इसमें एक स्कीम है जिसमें जो व्यक्ति है उसका उसका बीमा कितने का किया जाएगा? तो लगभग 5 लाख रुपए का इसका बीमा किया जाएगा उस व्यक्ति का जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना। जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उस व्यक्ति का बीमा होगा 5 लाख रुपए का। मतलब इतने तक के अमाउंट की वो सेवाएं ले सकता है जो भारत के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके। और कुछ इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल किए गए हैं जहां पर निःशुल्क सेवा इनको प्रदान की जाएगी इन व्यक्ति को जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड होगा। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने इसको समझा दिया। अब थोड़ा समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसने जो बीमा कवर की राशि है ना, जो अमाउंट है इसको दुगुना कर दिया है। यानी 5 लाख रुपए है तो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया है? 10 लाख रुपए कर दिया है। और जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि इस
जो ये योजना चलाई गई है, जो ये बीमा कवर बढ़ाया गया है, इसकी जो राशि बढ़ाई गई है, इससे गुजरात के लगभग 78 लाख जो आयुष्मान भारत कार्ड धारक हैं उनको फायदा होगा। ये बीमा उन्हीं व्यक्तियों का हो सकता है जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली गुजरात के बारे में, जिसने क्या करा है, जिसने इंश्योरेंस कवर को दुगुना कर दिया है, यानी जो इंश्योरेंस कवर की जो अमाउंट था उसको क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया है, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ओके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो गरीब व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये पूरी दुनिया में स्टार्ट की गई सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है वहां से लगभग 60 करोड़ से अधिक लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में, और कुछ इसमें प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी हैं, वहां पर जाकर ये फ्री में सेवाएं ले सकते हैं। और स्पेशली इसमें माताओं और जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करेंगे ताइवान के बारे में। ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान ने ये अनाउंसमेंट करी है कि दिल्ली और चेन्नई के बाद में ये अपना 3rd डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलेगा। कहाँ पर? मुंबई में। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, चाइना हमेशा हावी हो जाता है ताइवान के ऊपर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ताइवान क्या चाहता है कि कुछ उसकी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो जाएं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में वो करे, है ना, जिससे कि उसकी कंपनियां बर्बाद ना हो। और साथ में ही एक पॉलिसी है चीन+1 पॉलिसी, चीन+1 पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत ही ताइवान जो है अपने कुछ उद्योगों को भारत में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसने अनाउंसमेंट करा है कि वो अब अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफिस मुंबई में भी खोलेगा। दिल्ली और चेन्नई में पहले ही इसका एक एक डिप्लोमेटिक ऑफिस खुला हुआ है। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, साथ में मैं आपको बताऊं कि भारत और ताइवान के बीच में जो व्यापार है 2021 में कितना अरब डॉलर हो गया था, तो 8.9 अरब डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो हमने बात कर ली ताइवान के बारे में, जो अपना 3rd डिप्लोमेटिक ऑफिस कहाँ पर खोलने वाला है, तो मुंबई में खोलने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कलर्स ऑफ डिवोशन। ठीक है, ये बुक लिखी गई है अनीता भरत शाह जी के द्वारा। अच्छा, इस बुक में स्पेशली जो इंडिया का जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसके बारे में, और जो भारत का आध्यात्मिकता है यानी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। साथ में ही कलर्स ऑफ डिवोशन जो एक संस्था है, इसके संस्थापक कौन है, तो श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, तो श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग के बारे में बताया गया था। तो स्पेशली इसमें पुष्टि मार्ग के बारे में भी बताया गया है, उस दर्शन के बारे में भी बताया गया है, जिसके संस्थापक कौन थे, तो श्री वल्लभाचार्य थे। बुक का नाम क्या है, कलर्स ऑफ डिवोशन, और किसने लिखा है, तो अनीता भरत शाह जी ने लिखा है। ओके, तो हमने बात कर ली अनीता भरत शाह जी के बुक कलर्स ऑफ डिवोशन के बारे में। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है माया मोदी आजाद। माया मोदी आजाद, द दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा पई और सज्जन कुमार, सुधा पई और सज्जन कुमार के द्वारा बुक लिखी गई है माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। यानी आज के प्रोस्पेक्टिव में, आज के टाइम में किस तरीके से जो दलित राजनीति है उसको देखा जा सकता है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है इस बुक के माध्यम से, जो लिखी गई है सुधा पई और सज्जन कुमार के द्वारा। बुक का नाम क्या है, माया मोदी आजाद आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। क्लियर? अब देखो यहाँ पर बात हो रही है, एक चित्रकार है, मूर्तिकार है, जिनका नाम है नंबूदरी। क्या नाम है, नंबूदरी। केरल से बिलोंग करते हैं, केरल के रहने वाले थे। केरल में ही इनका जन्म हुआ था 1925 में। कहाँ पर, केरल के पोन्नानी में। तो इनकी मृत्यु हो गई है 97 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर, केरल का एक स्टेट है, सॉरी केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मल्लपुरम। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट का कुट्टकल में इनकी मृत्यु हुई है। 97 साल के थे और असाधारण प्रतिभा के धनी थे, मूर्तिकार थे और चित्रकला से रिलेटेड
चित्रकला से रिलेटेड कलाकार थे ये। साथ में इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से इन्होंने पेंटिंग की पढ़ाई करी थी, ठीक है। और साथ में इनको केरल राज्य पुरस्कार भी मिला था, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए। इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था उत्तरायणम, ठीक है। उत्तरायणम जो मूवी थी उसमें इनको सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए केरल राज्य पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने पेंटिंग की पढ़ाई कहाँ से करी थी? तो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से करी थी, जो मद्रास में है। क्लियर, बात समझ में आ गई? देखिए, जो चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदिरी जी थे, इनको इनको क्या मिला था? इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? तो बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिल चुका था। क्लियर, बात समझ में आ गई? इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए थॉट के साथ, नई क्लास के साथ, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल पर लाइक करिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम के लिंक को भी आप विजिट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।